हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में इससे पहले की क्लास में मैंने जो है फंडामेंटल राइट्स को पढ़ाया। आपको 2 राइट्स मैंने वहाँ पे क्लियरली समझा दिया था। रिमेनिंग जो राइट्स बाकी रह गए थे, यानी आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट्स में जो लोगों को राइट्स मिले हैं वो टोटल 6 राइट्स मिले हैं, जिसमें मैंने राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम मैंने पढ़ा रखा है। रिमेनिंग जो राइट्स है वो हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें कुछ बाई मिस्टेक्स भी हुए थे। वो ये कि आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 15 के पार्ट 6 के तहत जो है 10% EWS रिजर्वेशन मिला है उन लोगों को जिनका फाइनेंशियल इनकम जो है, जो जनरल में और फाइनेंशियल जो इनकम है वो 8 लाख से मतलब अप टू 8 लाख इससे ज़्यादा अगर होगा तो उनको EWS का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो वो जो बेसिकली अमेंडमेंट हुआ था वो 2019 में हुआ था, लेकिन 103rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। मैंने गलती से 104 कह दिया था, तो उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इससे पहले कि आगे थोड़ा समझाए, यहाँ पे मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, बिल्कुल ही लॉजिकल आइडिया देना चाह रहे हैं। मैं भी शायद अब तक आप नहीं सोचेंगे, लेकिन एक आपको हम यहाँ पे लॉजिकल आइडिया दे रहे हैं। लॉजिकल आइडिया ये है, चलिए पहले हम डायरेक्ट जो है जहाँ से मैं उससे पहले थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। हमने इससे पहले 2 राइट्स आपको ढंग से समझा रखा है, और आज जो है हम 3rd राइट जिसका नाम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आर्टिकल 23 से 24 पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो मैंने बोला कि मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिकल आइडिया दे रहा हूँ। आप सोचिए थोड़ा कि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में पार्ट 1 था और जिसका नाम था यूनियन इट्स टेरिटरी। अब उसमें बेसिकली ये था कि मैं थोड़ा एक आइडिया दे रहा हूँ, और दूसरा जो राइट्स था वो आपका पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में जो पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था वो सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा था, और पार्ट 3 जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लॉजिकल चीज़ें यहाँ पे क्या है, आप सोचिए थोड़ा सा। जैसे मेरा एक दोस्त है आरिफ, और मैं उसका यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये में भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा रिलेट करिएगा। ये आरिफ है, आरिफ किसी खास जगह से है, और अगर हम उसके जगह जानने की कोशिश करेंगे तो उससे हम पहले पूछेंगे कि बताओ तुम किस स्टेट से हो। तो अगर मुझे स्टेट का नाम पूछना होगा तो वो कोई मे भी स्टेट बताएगा, उत्तर प्रदेश या बिहार, जहाँ से भी है वो नाम बताएगा। तो वो जो नाम बताया, जिस स्टेट का नाम बताया, अब स्टेट का नाम मुझे पता चला, तो ये अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो हमें पार्ट 1 में जो है, पार्ट 1 जो आप पढ़े थे उसमें आपको देश के 28 स्टेट और 8 यूटी के बारे में पता चलता है। तो यानी कि एक इंसान है और उससे हमने पूछा कि भाई तुम्हारा स्टेट क्या है, तो बताया कि यूपी है या बिहार है या और भी कोई स्टेट हो सकता है। तो जो स्टेट के बारे में नाम पता चल रहा है ये आपके पार्ट 1 हो गए। फिर यहाँ तक तो पता चल गया, लेकिन अगर मान ली उसको कोई जॉब चाहिए, मान ली वो लाइक यूपी में या बिहार में या सेंट्रल लेवल पे कोई भी अगर वैकेंसी या जॉब चाहिए, तो हर एक जॉब में एक चीज़ मेंशन होता है, क्या कि वो भारतीय होना चाहिए, उसके पास नागरिकता जो होना चाहिए, वो भारत, उसी को ही नौकरी मिलेगा। क्या ऐसा है फॉरेनर को भारत में नौकरी मिलता है? बिल्कुल नहीं। तो अगर उसको नौकरी चाहिए होगा तो उसके लिए उसके पास सिटीजनशिप चाहिए, और वो सिटीजनशिप हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं। तो लॉजिकल सोचिए कि एक आप इंसान है, आप किस स्टेट्स हैं ये पार्ट 1 पढ़े, अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपके पास नागरिकता होना ज़रूरी है। नागरिकता होने का मतलब है कि आप भारतीय होना ज़रूरी है, भारतीय के साथ साथ आपके पास भारतीय होने का डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। तो वो आपको पार्ट 2 से पता चलता है। अब आते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में अगर मान लीजिए आपको नौकरी मिल गया, सपोज आपको नौकरी मिल गया, तो आपको कई सारे राइट्स मिलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो आपको बोलने की आज़ादी, आपको ग्रुप या यूनियन बनाने की आज़ादी, कई सारे आज़ादी मिलता है। जैसे आपको घूमने की आज़ादी, आप इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए आपको, ये सारी आज़ादी। तो ये जो अलग अलग जो आज़ादी मिल रहा है ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बिहाफ में मिला। अभी आर्टिकल नहीं बल्कि हम फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं, हालांकि फंडामेंटल राइट्स में कई सारे आर्टिकल्स हैं। तो आप एक लॉजिकल सोच यहाँ पे ये लाइए कि आप एक इंसान हैं और वो आप किसी खास स्टेट से हैं। इसके साथ ही आपको ये भी पता चला कि आप अगर उस स्टेट से हैं तो आपको कोई ना कोई जॉब चाहिए। जॉब के लिए भी आजकल आईडी प्रूफ मांगता है, तो वो आईडी प्रूफ के तौर पे आप भारतीय हैं वो चेक किया जाएगा। इसके साथ ही यूजुअली आप कहीं भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई आपके पास आईडी कार्ड मांगता है, तो वो आपका पार्ट 2 से पता चलेगा। जब आपको जॉब मिल जाता है तो कई सारे आपके राइट्स होते हैं, जैसे ट्रैवल करने का, घूमने का, अगर आपको पैसा आ जाता है तो घूमते हैं, फिर बोलने का। तो ये आपको फंडामेंटल राइट्स देता है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकेंगे। इसके साथ ही एक बात और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका मूड किया कि भाई मुझे एमपी बनना है, वो भी राज्यसभा का एमपी बनना है, तो राज्यसभा का एमपी बनने के लिए अब जिस जगह से आप राज्यसभा का एमपी बनना चाहते हैं, क्या वहाँ से राज्यसभा का सीट्स है या नहीं, नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं उस राज्यसभा से, वो भी जानने के लिए आपको पार्ट 1 में पढ़ना पड़ेगा। यानी पार्ट 1 में ही हमें पता चलता है ये सारी चीज़। अच्छा, पार्ट 1 से ही हमें 2 शेड्यूल के बारे में पता चलता है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4। फर्स्ट में हमें 28 स्टेट और 8 यूटी के नाम पता चलते हैं, और शेड्यूल 4 में जो हमें ये पता चलता है कि उस स्टेट में कितने राज्यसभा सीट्स हैं। तो चलिए, ये था थोड़ा इंट्रो पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 2 राइट्स पढ़ा लिया। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो जो
फंडामेंटल राइट्स के जो पार्ट 2 हैं उसको आप देख लीजिएगा, यानी सॉरी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 का जो पहला लेक्चर है वो आप देख लीजिए। ये सेकंड लेक्चर होगा, इस लेक्चर हम फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो थर्ड राइट्स है फंडामेंटल राइट का, वो आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, मतलब किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है। इसमें 2 आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 23, 24। उससे मैं फिर से पहले बता रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली पार्ट 3 का पार्ट है, ठीक है। तो चलिए आर्टिकल 23 क्या कहते हैं। आर्टिकल 3 बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि उसका ख़रीद बिक्री सेल करना, बाई करना, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, इंसान मेल फीमेल बच्चे हों, किसी को भी खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 23 कहता है। अभी आप कैसे समझें, कई बार आप सुनते होंगे टाउन वगैरह में या गांव वगैरह में किसी बच्चे को चोरी कर लिया जाता है, किसी इंसान का किडनैप हो जाता है। तो ये किडनैपिंग वगैरह आप देख रहे हैं, चोरी हो जाना, ये मना किया गया आर्टिकल 23 के बिहाफ में, ठीक है। इसका नेक्स्ट राइट पे आते हैं आर्टिकल, यहाँ पे मैंने एक वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया, इसको माइंड मत कीजिएगा, ये फोर्स लेबर। हालांकि फोर्स लेबर भी इसमें कंसिडर हो सकता है। फोर्स लेबर मतलब आप उसको ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट राइट्स पे, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कह रहा है। आर्टिकल 24 में अगर आप देखें तो कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी बच्चों के खासकर हमें चाइल्ड लेबर की बात किया गया है, यानी कि अप टू 18 से एबव के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, बिलो 18 के बारे में बात कर रहा है। तो बिलो 18 के अंदर अब जो चिल्ड्रन, हालांकि यूजुअली जो बच्चे होते हैं, यानी चिल्ड्रन का एज जो लिमिट है वो 14 ईयर है। समझने वाली बात ये है आर्टिकल 24 में कि कोई भी बच्चा हो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है, और ख़ासकर चाइल्ड लेबर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब यहाँ पे चाइल्ड लेबर बेसिकली फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे आप होटल फैक्ट्री वगैरह में देखते हैं कि बच्चे जो है काम करते हैं वहाँ पे। तो आर्टिकल 24 के अंदर सीधा मना किया गया। इसलिए कई बार आप देखते होंगे रेलवे पर, अगर रेलवे स्टेशन पे कई बार अगर बच्चे कोई जा रहे होते हैं तो पुलिस ज़रूर इंटरप्ट करती है। उसको शायद ये लगता है कि कहीं ये चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर का शिकार तो नहीं है, यानी इसको कहीं फैक्ट्री में तो काम कराना, क्योंकि कई बार आप सुने होंगे। तो ये जो सुने और फिर आप कहेंगे पुलिस क्यों अरेस्ट करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 24, क्योंकि उस बच्चे का आर्टिकल 24 के साथ उसको वायलेट किया जा रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट्स का वायलेट किया जा रहा है कि अभी उसका उम्र नहीं है। बिलो 14 ईयर बच्चे काम नहीं कर सकते, एबव 14 ईयर है वो काम कर सकता है। तो इसलिए कई बार उस पर चेक भी होता है। चाहे अब कई बार हजार्डस वर्क के लिए भी, मतलब जहाँ पे क्रैकर्स वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है वो, क्योंकि काम करने के लिए। तो इन काम की वजह से उनको रोका गया है कि भाई आप फैक्ट्री में, होटल में या हजार्डस वर्क जो होते हैं उसमें नहीं कर सकता है कौन से बच्चे, जिनका उम्र 14 ईयर से कम हो। तो ये प्रोहिबिट किया चाइल्ड लेबर को। अब आते हैं नेक्स्ट राइट पे, यानी कि फोर्थ राइट, चौथा राइट्स हो गया यहाँ पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी यहाँ से रिलीजन के बारे में बात हुई है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में हम रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 ये कहता है बेसिकली 2 राइट, यहाँ मतलब 2 बातों का पता चलता है आर्टिकल 25 से। मुझे 2 बातों का पता चलता है, पहला ये कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और दूसरा रिलीजन से रिलेटेड। मतलब ये है कि आप देखिए अलग अलग गॉड्स हैं, अलग अलग गॉड्स के मानने वाले हैं, और हर एक गॉड्स के मानने वाले का जो तौर तरीका है वो अलग अलग है। कुछ का बिलीफ और कुछ और है, कुछ जो है गॉड में बिलीव करते हैं, कुछ नहीं भी बिलीव करते हैं। तो ये उनका राइट्स है, उनके ऊपर है वो फॉलो करे या नहीं करे, उनका राइट्स है। अगर कोई रिलीजन फॉलो करते हैं तो उनके पास कई सारे ऑप्शंस है, प्रोफेस मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, यानी कि फैलाना। प्रोपेगेट आजकल प्रोपेगेशन देखते हैं कई बार, एक तो खुद भी जैसे आजकल लोग जो है इस धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। कई बार आप टीवी चैनल पे भी देखते हैं, अलग अलग सीरियल या ड्रामा वगैरह के तौर पे देखते हैं। तो ये सीरियल ड्रामा के तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो ये आर्टिकल 25 के बिहाफ में, जैसे महाभारत जो कभी कभी आप देखते थे, तो महाभारत जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 25 का पार्ट्स है, ठीक। अब आते हैं इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि किरपान वगैरह। अच्छा, में कुछ कंडीशंस भी है। क्या है, जैसे आप यूजुअली ये देखते हो कि जो नॉन मुस्लिम के अंदर जो मंदिर होते हैं, तो मंदिर में क्या होता है कि हर कोई एंट्री नहीं ले सकता है, उसके कुछ कंडीशंस रखे गए हैं। इसलिए यहाँ पे मतलब आर्टिकल 25 के अंदर ऐसा है, हिंदू वर्ड यूज़ किया गया है। अब ये किस पर्सपेक्टिव से, 2 पर्सपेक्टिव हैं। जैसे एक तो ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा मंदिर हो जो स्पेसिफिक बनाया गया हो, मतलब स्पेसिफिक बोलते हैं कि कई बार आप मंदिर किसी घर में देखते हैं, तो वो उस घर का जो मंदिर है उसमें कोई भी आम पब्लिक नहीं जा सकता है। और ये भी है, एक तो वो नहीं जा सकता है, वो उसके ऊपर है, अथॉरिटी है जिसने बनवाया है। पर कई जगह पे कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे अगर स्टेट चाहे तो कुछ लोगों को प्रोहिबिट कर सकते हैं। एक वो, जैसे आप ऐसे देखें कि
जैसे कुछ मंदिर में ये फिक्स है कि भाई सिर्फ नॉन मुस्लिम जो वही जा सकते हैं, मुस्लिम लोग नहीं विजिट कर सकते हैं। ऐसा ये उस जब मंदिर होता है, जो मंदिर होता है उससे एक ट्रस्ट होते हैं, तो वो ट्रस्ट जो है अपना जो है एक टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करता है कि भाई यही लोग आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते हैं। तो ये क्योंकि एक स्टेट का पार्ट हो जाता है, ये उसका राइट्स है। अगर उस तरीके से मेंशन किया जा रहा है तो आप नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे हिंदू वर्ड यूज़ किया गया है। और भी वजह है, पर ये हम इन शॉर्ट बता रहे हैं। तो आर्टिकल 25 के अंदर अगर बात करें तो देखिए 2-3 बातें समझ में आ रहा होगा। पहली बात है कि आप किसी भी रिलीजन को उसके तौर तरीके को फॉलो कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। इसके साथ ही आप जो सिख भाई होते हैं वो कृपान, जब भी देखिएगा उनके राइट साइड पे कृपान होता है, वो अपने पास रखे रहते हैं। इसमें अलग अलग लोगों का ड्रेसिंग भी कह सकते हैं कि कुछ लोग ड्रेस पहनते हैं अपना रिलीजियस ड्रेस कुछ का है। खैर, तो ये आपका आर्टिकल 25 हुआ। अब आते हैं आर्टिकल 26 पे, क्योंकि आपको आर्टिकल 26 के अंदर ये कहता है कि राइट टू कंडक्ट ए रिलीजन प्रोग्राम और मीटिंग, मतलब आप जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उसके लिए आप कोई भी मीटिंग या कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं, पहला। दूसरा ये है कि आप अपना कोई भी उस रिलीजन से रिलेटेड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है मेंटेन कर सकते हैं खुद का। तीसरा जो है उसका मैनेज करना, उसका एडमिनिस्टर करना, ये तीनों चीज़ में आएगा। अब ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझाएंगे आपको। जैसे देखिए, मान ली कोई मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर के बिहाफ में अब मंदिर का अपना एक कमेटी होता है, ऐसी मस्जिद का एक कमेटी होता है, और वही कमेटी जो है मस्जिद के इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, नल वगैरह का जो भी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत होता है, इन सबको वो खुद पूरा करता है। तो इस तरीके से मतलब संविधान में मेंशन किया गया है कि रिलीजियस प्रोग्राम या मीटिंग कई बार आप देखते होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई मंदिर बना हुआ है या उस टाइप का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, तो उसको खुद वो मैनेज कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। अब वो अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटी वाले आएंगे, कई बार माइनॉरिटी को लेकर सवाल हो जाता है। इसमें मुस्लिम भी, जैसे इसमें मुस्लिम लोग भी मान लीजिए मस्जिद बना दिए तो मस्जिद को वो रन करते हैं, नॉन मुस्लिम हो गया वो मंदिर बना दिए, या हो सकता है रिलीजियस प्रोग्राम और भी कई सारे संघ टाइप का बनता है, तो वो उसको रन कर सकते हैं रिलीजन से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल 29 उनको राइट्स देता है, उसके चाहे वो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन से मामला हो या फिर पैसे का मामला, वो खुद देखेंगे। ऐसा नहीं कि उसका मामला जो है गवर्नमेंट उसका चेक करेगी, नहीं, मतलब गवर्नमेंट देखेगी नहीं, वो उस जो लोग जिसको रन कर रहे हैं वही लोग देखेंगे उसके सारे मामले। अब आते हैं आर्टिकल 27 पे। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 ये कहता है कि जो भी रिलीजियस चीज़ें हैं देश के अंदर उसको टैक्स से फ्री रखा गया है, फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, इसके साथ ही स्टेट जो होगा वो कोई चार्ज पे नहीं करेगा फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए। उस मान लीजिए कोई मस्जिद बना हुआ है तो उस मस्जिद पे स्टेट कोई प्रमोशन के तौर पे कोई पैसा वैसा नहीं देगा, ना ही उसका मेंटेनेंस का। वो जो मेंटेनेंस हो गया या प्रमोशन हो गया, जिन लोगों ने वो रन करे वही उसके मैनेज करेंगे, इसमें स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पहला। दूसरा, मैंने बोला कि मान ली कि मस्जिद के अंदर एक साल के अंदर 10 लाख आया सपोज करें, तो उस पर कोई टैक्स, इसको टैक्स फ्री रखा गया है, मतलब रिलीजियस प्लेसेस को टैक्स फ्री रखा गया। ऐसे ही मंदिर में भी रखा गया है, मंदिर में भी जो है टैक्स फ्री का सीन रखा गया है। हाँ, उसमें क्योंकि उसके जो लोग रन करते हैं वही लोग उसका सारा देखभाल करते हैं। ठीक, अब आते हैं देखिए, कई बार तो आप देखते होंगे, जैसे अगर मस्जिद का एग्जांपल है तो मस्जिद में आप देखते हो कि वीक में जितने भी पैसे का कलेक्शन होता है तो उसका एक डेटा कैलेंडर होता है, उसमें मेंशन, मतलब एक नोटिस बोर्ड है तो उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि भाई इस साल में इतने पैसे आए हैं, और ये वो सारे डेटा जो है लोगों को पता चलते रहता है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी का है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार उसमें इन्वॉल्व करे, उसको टैक्स फ्री रखा गया है। जैसे मैंने पहले बताया, इनकम, एवरी रिलीजियस इनकम विल बी कंसिडर फॉर फ्री, यानी इसको टैक्स फ्री रखा गया है। तो आर्टिकल 27 आपको पता चल गया होगा, समझ में आ गया। अब आते हैं आर्टिकल 28 को लेकर। आर्टिकल 28, यहाँ आर्टिकल 28 जो है कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीजियस चीज़ को लेकर आता है। कह रहा है एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विल नॉट प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन विच इज़ फंडेड बाई स्टेट। पहला तो ये हुआ कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहा हो, अगर कोई भी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट चल रहा है तो स्टेट, अगर बाई द वे स्टेट फंडेड है, अगर बाई द वे स्टेट फंडेड है तो उसमें कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाएगा, स्पेसिफिक रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा अगर स्टेट फंडेड हो। बट अगर कुछ लोग मिलकर, जैसे मान लीजिए कि माइनॉरिटी के लोग सिर्फ आएँ और उस एक इंस्टीट्यूट खोल दें और इंस्टीट्यूट रन करें, तो वहाँ पे जो है रिलीजियस एजुकेशन चलेगा।
पर अगर जहाँ पे बात आ जाएगी कि स्टेट फंडेड है तो वहाँ पे जो है रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। इसी आप इसका एग्जांपल मदरसा समझ सकते हैं। मदरसा में आप देख सकते हो वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन भी होता है, देखिए वहाँ पे लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है और रिलीजियस एजुकेशन भी पढ़ाया जाता है। जैसे अरबिक क्या एक लैंग्वेज है या फिर उर्दू एक के लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन भी दिया जाता है, इस्लाम के बारे में बताई जाती है वहाँ पे डिटेल में। तो ये मदरसा जस्ट भी ये जो है आर्टिकल 28 का पार्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो यहाँ तक जो है आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ढंग से समझा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट राइट्स पे, जिसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में, जो कि आर्टिकल 29 और मतलब इसमें सिर्फ 2 राइट्स पढ़ेंगे, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में। तो चलिए आर्टिकल 29 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 29 के बारे में कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट से रिलेटेड जो मामला उसके प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, और साथ ही उसके लैंग्वेज के प्रोटेक्शन, लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर के बारे में बात करता है। इसके अलावा कोई भी सिटीजन जो होगा उसको डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशंस के लिए। अगर स्टेट फंडेड है तो उसमें कोई भी सिटीजन, अब जैसे हालांकि यहाँ पे देखिए अभी तक देखा है तो एक तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में बात किया, दूसरा लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर। अच्छा, ये लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर किसी का भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी हो, किसी का भी हो सकता है, वो फैला सकते हैं। माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है उसको लेकर भी प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई। मतलब मान लीजिए कोई माइनॉरिटी के अंदर है, अब उसके कोई उसका जैसे माइनॉरिटी के अंदर उसके अपने ही कल्चर होते हैं माइनॉरिटी का, अब उसके कल्चर ऐसा हो कि भाई उसका विलुप्त हो रहा है, तो अगर इनकेस अगर ऐसा हो रहा है तो उसको लेकर प्रोटेक्ट किया जा सकता है, मतलब सरकार उस पर कोई स्टेप ले सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आगे। इसके अलावा एक और ये है कि इसमें जो है बेसिकली इसमें प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा है। इधर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट राइट पे आते हैं। अगला राइट जो है वो आर्टिकल 30 है, और इसमें जो है माइनॉरिटी के बारे में, मतलब सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहा है। देखिए आर्टिकल 29 में जो था वहाँ माइनॉरिटी नहीं था, वहाँ सभी के लिए था कि भाई आपके अगर कोई माइनॉरिटी है तो उसके इंटरेस्ट जो है यानी उसको लेकर प्रोटेक्शन के बारे में। इसके अलावा कोई भी हो सकते हैं, और कोई भी का किसी का भी लैंग्वेज हो सकता है, उसके लैंग्वेज, उसके स्क्रिप्ट, उसके कल्चर हो सकते हैं, उसके उसको प्रोटेक्शन। किसी भी सिटीजन को एडमिशन, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन चाहिए तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा रिलीजियस एज लिंग्विस्टिक दोनों पे ध्यान दिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 30 पे। आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटी के मतलब कह लीजिए उसके प्रोटेक्शन या उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। क्या? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्टर एजुकेशन, यानी आप अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30 राइट्स देता है। आर्टिकल 30 बेसिकली माइनॉरिटी के बारे में बात करता है। और जामे मिल्लिया इस्लामिया जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी जामे के बारे में कई बार लोग का डाउट्स होता है, तो वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। जामे मिल्लिया इस्लामिया जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मालूम है, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के बाद, यानी पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के बाद जामे मिल्लिया इस्लामिया जो है एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। और ये किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 30 के भी, मतलब आर्टिकल 30 के तहत जामे मिल्लिया इस्लामिया को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट घोषित किया गया है। तो क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी के द्वारा स्टार्ट किया, रन किया गया था। क्योंकि उसके अगर फाउंडर देखेंगे तो यूजुअली इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो माइनॉरिटी के अंदर ही आते हैं। तो जामे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, और अगर जामे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो किस वजह से? आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो अपना एक इंस्टीट्यूट डेवलप कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, ये आर्टिकल 30 कहता है। अब आते हैं नेक्स्ट राइट पे, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 कहता है राइट टू प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि आपका अपना जो ज़मीन के बारे में बेसिकली कह लीजिए, बेसिकली इससे रिलेटेड ज़मीन जो है उसको रिलेट करेगा। अगर मान लिया आपका ज़मीन है तो उस ज़मीन अगर उसका अपना, मतलब पहले स्टार्टिंग में ये था कि ये तो बाद में अमेंड किया गया, मतलब 1978 से पहले ये था कि अगर आपका ज़मीन है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई कुछ करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, आपको ज़मीन मिलकर रहेगा। मान लीजिए कोई ज़मीन हड़प लिया, कोई ज़बरदस्ती कर लिया, तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो आपको वो ज़मीन मिल जाता था। लेकिन इससे दिक्कत ये हुआ कि कई बार जो गवर्नमेंट की जो स्कीम या प्रोजेक्ट होता था और उसमें अगर किसी का ज़मीन एक्वायर करना हो तो दिक्कत हो जाता था, क्योंकि अब किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाए। मान लीजिए अगर आपका ज़मीन कोई ले, पैसे से ही जो भी हो, तो उस केस में कहीं ना कहीं तो आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा ना, अगर आप नहीं देने के कायल हुए तो। इस वजह से
क्योंकि अब कई सारे प्रोजेक्ट, कई सारे रोडवे बनना था, ट्रेन का वो प्रोजेक्ट था वो रुक जा रहा था, क्योंकि जैसे ही होता था वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था। और अब सुप्रीम कोर्ट ही रखवाला है, यानी ध्यान देने वाले हैं गार्जियन के लिए वो फंडामेंटल राइट्स का, तो कहीं ना कहीं वो तो सीधा मना कर देंगे ना, हाँ भाई आप नहीं बनाइए, ये तो फंडामेंटल राइट का पार्ट है। इस वजह से, इसके गलत इम्पैक्ट की वजह से इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको कहाँ रख दिया गया, आर्टिकल 300 के अंदर रखा गया। 300A के अंदर राइट, मतलब अभी भी वो राइट है बट वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, एक लीगल राइट हो गया वो, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल 300A के अंदर। तो आर्टिकल 31 समझ में आ गया होगा कि भाई सिंपल सी बात है, उसमें पहले प्रॉपर्टी का राइट था, अब उसको हटा करके, यानी राइट मतलब फंडामेंटल राइट्स के अंदर था, अब फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसको ख़त्म करके सीधा नॉर्मल राइट्स रख दिया गया है कि भाई आपके साथ कोई ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती करेगा, अगर आपके पास कागज़ या पेपर है तो ज़मीन आपको ही मिलेगा। लेकिन अगर सरकार चाहे तो आपसे वो ज़मीन ले सकती है, कब उसके जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा उससे थोड़ा ज़्यादा देगी और आपको वो ज़मीन ले लेगी। किस लिए? ताकि वो रोडवे या कोई प्रोजेक्ट हो वहाँ से रन कर सके। तो आर्टिकल 31 समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आर्टिकल 32 पे। आर्टिकल 32 जो कि लास्ट राइट है, 6th राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संविधान का रखवाला जिसको कह सकते हैं, यानी कि ध्यान देने वाला कह सकते हैं। इसमें क्या है कि आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 यूज़ करके, और अगर हाई कोर्ट जाना हो तो आर्टिकल 226 से, जहाँ तक मेरी समझ है, या मे बी 226 है, हाँ। यानी कि अगर आपको हाई कोर्ट जाना है डायरेक्ट तो आर्टिकल 226 यूज़ करके जाएंगे अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आर्टिकल 32 यूज़ करेंगे। इसको कई सारे नाम दिए गए हैं। पहला तो ये है कि इसमें सुप्रीम मतलब आर्टिकल 32 के अंदर टोटल 5 रीट्स है, और ये रीट सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ में होगा। टोटल 5 राइट्स में ये है कि एक तो मैं थोड़ा नाम बता दूं, इनको जो है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 32 का दूसरा नाम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ये बातें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा था। तो आर्टिकल 32 2-3 नाम से, पहली बात ये कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 कहा जाता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो। तीसरी बात ये कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली रीट्स इशू किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ में। टोटल इसके अंदर 5 रीट्स है। हमने इन शॉर्ट में डायरेक्ट नाम ले लिया, जैसे पहला जो है हेबियस कॉर्पस है, मैंडामस, प्रोहिबिशन, कल्ट्रेरी, और जो लास्ट है वो क्वे वारंटो है। ये 5 रीट्स है। हालांकि रीट से रिलेटेड बेसिकली आप देखें तो खासकर BL LLB और पॉलिटिकल में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा एक बार ढंग से समझिएगा। तो फाइनली जो है आपको इसमें कह सकते हैं कि कंप्लीट, क्योंकि एक लेक्चर हुआ था इससे पहले के लेक्चर में हमने हाफ यानी कि 2 राइट्स बताए थे, और इस वीडियो में मैंने टोटल 4 राइट्स आपको क्लियर कर दिया। 2 राइट जो था वो पार्ट 1 में है, यानी पिछले लेक्चर में, और उसके बाद के लेक्चर में टोटल 4 राइट्स मैंने क्लियर कर दिया। इस तरीके से आपका फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो चुका है। इसमें आर्टिकल 21 और 19 के बारे में थोड़ा सा क्लियर बता दें। आर्टिकल 19 के अंदर लगभग टोटल को लोगों को 7 से 8 राइट्स मिले हुए हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी के अंदर है, और एक और थोड़ा सा मिस हो रहा है। और आर्टिकल 21 के अंदर लोगों को जो राइट्स मिला है वो लगभग टोटल 38 राइट्स हैं। आपसे एक सवाल पूछेंगे यहाँ पे, आप आंसर करेंगे। राइट टू इंटरनेट जो है किस आर्टिकल का पार्ट है? राइट टू इंटरनेट और राइट टू प्राइवेसी। राइट टू इंटरनेट और राइट टू प्राइवेसी के बारे में आपको बताना है। ये 2 आप आंसर करेंगे। 2 सवाल हुआ। तीसरा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है किस पार्ट के अंदर पढ़ते हैं? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आपको बताना है, 1, 2 और 3। तीसरा, अब नेक्स्ट सवाल हम आपसे यहाँ पे पूछेंगे, ये फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ये चौथा सवाल का आंसर आप करेंगे कमेंट में। एक और सवाल यहाँ पे, फंडामेंटल राइट का दूसरा नाम क्या है? फंडामेंटल राइट्स का दूसरा नाम हम किस नाम से जानते हैं इंडिया में, वो बताना होगा। हालांकि मैंने वीडियो के लेक्चर में जब स्टार्ट किया तो पहले ही आपको बताया था, यानी कि इस पिछला जो लेक्चर है उसमें मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट को दूसरा नाम से हम क्या जानते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो फंडामेंटल राइट्स है इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जस्टिफिकेबल, नॉन जस्टिफिकेबल, रिजिड या फ्लेक्सिबल? जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको उससे कमेंट करना होगा। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट पे दिखेंगे इस यूट्यूब के, तो कम्युनिटी पोस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे सोल्व करिएगा। फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड 4-5 सवाल जो है कोई मतलब पोस्ट हुए वो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप अपना जो है आप जो है अपना फीडबैक के तौर पे कमेंट कीजिएगा। बाकी बहुत जल्द जो है, अच्छा मैं एक बात एंड में ही बता दूं कि कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग के पार्ट हैं, पर जो स्टूडेंट जामिया एमयू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मास मीडिया, होटल मैनेजमेंट,
वीवॉक फूड प्रोडक्शन हो गया, यानी वीवॉक से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा BSW हो गया। इन सभी का जो है जामे के अंदर BA कोर्स अगर MU का जो भी ऑनर्स है, इन सभी कोर्स का, इवन फॉर लैंग्वेज का, इन सब की तैयारी कराया जा रहा है। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है कमेंट कीजिएगा। आने वाले टाइम में अपडेटेड और इम्प्रूव्ड लेक्चर जो है अपलोड होंगे इस यूट्यूब पे।